नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के मखदुमपुर विद्यालय में रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले जा रहे हैं 270 से 280 रुपए। वहीं सरकार ने रजिस्ट्रेशन की फी का निर्धारण किया है 220 रुपया। अगर सभी सरकारी स्कूलों का है यही हाल तो यह साबित हो सकता है बिहार शिक्षा विभाग का एक नया घोटाला। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इन भी ट्रेड यूनियनों को लोगों द्वारा निकाला गया प्रतिवाद मार्च। रेलवे के निजीकरण एवं श्रम कानून में बदलाव का कर रहे थे विरोध। जहानाबाद के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की हो गई मौत। परिजनों ने किया सड़क जाम। जहानाबाद के दयाली बीघा गांव में 30 वर्षीय राजकुमार राम की सांप के काटने से हो गई मौत। पुलिस ने कहा यह है जांच का विषय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा मौत का कारण। नोटरी भवन कार्यालय परिसर को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार ने कृषि विधेयक बिल पर रखा अपना विचार। अब खबरें विस्तार से। जिले के सरकारी स्कूलों में इस समय रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। सभी छात्र अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार ने रजिस्ट्रेशन फी 220 रुपया रखा है, पर वहीं मखदुमपुर विद्यालय में बच्चों से 270 से 280 रुपया तक वसूले जा रहे हैं। एक तरफ सरकारी स्कूलों में आज सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल का फी नहीं भर सकते, पर यहाँ भी उनसे 50 से 60 रुपया ज्यादा वसूला जा रहा है। अगर 1000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 50,000 रुपया स्कूल बच्चों से वसूल रहा है। आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हर स्कूल ऐसा करे तो पूरे बिहार का यह कितना बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। देखिए, बच्चे खुद स्वीकार कर रहे हैं से 280 रुपया उनसे वसूला जा रहा है। 270 रुपया कुछ आंसर बोले 300। इधर आओ। कितना लग रहा है? 270 का लगा। 270 लग रहा बाबू। 270। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ जिला शाखा जहानाबाद के बैनर तले अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ जिला शाखा जहानाबाद के जिला सचिव सुनीता कुमारी ने बताया, हम लोगों को हमें बताया गया था कि 1000 रुपया मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब तक हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को जोड़कर यथाशीघ्र मानदेय दिया जाए। सारे आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए एवं न्यूनतम मजदूरी 21 रुपया मानदेय प्रति माह लागू किया जाए। जैसी 8 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहा कि अगर हम लोगों की मांग बिहार सरकार यथाशीघ्र पूरा नहीं करती है तो हम लोग आगे भी इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को इस विधानसभा चुनाव में सबक सिखा के रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2018 में सरकार हम लोग को मासिक वेतन 1000 रुपया लागू किए थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के समय जब हड़ताल समाप्त होने जा रहा था उस समय 1000 रुपया बोले कि आप लोगों को हम चालू कर रहे हैं, लेकिन आज से 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इंतजार करते करते अब हम लोग यहाँ पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारा 1000 रुपया मासिक वेतन लागू करें और आशा को हर ब्लॉक में कटौती है उसको बंद करें, आशा को सरकारीकरण करें। 21,000 रुपया हम लोग का
मानदेय करें। आशा रात दिन फील्ड में काम करती है और सरकार हम लोग के साथ दो तरफा नजर रख रही है। एक तरफ बोलते हैं इतना सारा दवा लाद देते हैं कि सब खिलाना है, और हम लोग सारा फील्ड में रात दिन हम लोग काम करते हैं। ये महामारी कोरोना का भी चल रहा है, इसमें हम आशा सब जान जोखिम में डाल करके काम करती है, लेकिन उसको जितना कमाया हुआ मजदूरी भी नहीं मिलता है। हमको सरकार से उम्मीद है कि अगर हम इस बार हम प्रदर्शन और धरना के बाद जो हमारा मांग पूरा नहीं करते हैं तो हम सब आशा मिल करके, पूरे बिहार की आशा मिल करके एकजुट हो करके फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम सब आशा आक्रोश में हैं, हमारा कमाया हुआ मजदूरी हमें दे और हमें सरकारीकरण करें। केंद्रीय श्रम संगठन के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा रेलवे का निजीकरण, मजदूरी श्रम कानून में बदलाव के विरुद्ध भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियन के लोगों द्वारा जहानाबाद रेलवे स्टेशन परिसर से कारगिल चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। मार्च में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार की मजदूरी नीति का विरोध जताते हुए कहा कि सरकार कारपोरेट लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई है, जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्च में शामिल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया कि जिस तरह से कारपोरेट हस्ती के दबाव में सरकार श्रम कानून में बदलाव कर रही है, इससे मजदूरी करने वाले लोगों में असंतोष पनप रहा है। संगठनों के आह्वान पर रेलवे निजीकरण, मजदूरों का श्रम कानूनों में कटौती किया जा रहा है और कई ऐसे श्रम कानूनों हैं जो केंद्र की सरकार ने जो पूर्वजों से लगभग कई वर्षों से जो कारखाना में 8 घंटा के बजाय 12 घंटा जो लागू किया गया है बिलमेंट करके कानून में, उसके विरोध में। और बिहार में लगभग जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है निबंधित निर्माण मजदूरों के लिए, उस बोर्ड में 2,000 करोड़ रुपया जमा है। उस पैसा के निबंधित निर्माण मजदूरों के बीच में नियमित ढंग से नहीं वितरण किया जा रहा है। आप के माध्यम से हम सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस निबंधित निर्माण मजदूरों को 2018 में निबंधित हुआ है, या तो 2009 में या तो 14 या 15 में भी उनको सारे कागजात सही है और उनको आज तक मेडिकल का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो तमाम मजदूरों को जो कागजात में त्रुटियां हैं वो लग करके ट्रेड यूनियन के साथ में साझा करके और उनको सुधार करके अनुदान की राशि उनको प्राप्त कराने का बात कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं। जहानाबाद रेलवे परिसर से जहानाबाद कारगिल चौक तक प्रारंभ किया गया। जहानाबाद के निजी क्लिनिक में इलाज कराने आई महिला की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। घटना सकूराबाद थाना क्षेत्र के सकूराबाद बाजार की है। परिजन के साथ साथ ग्रामीण का आक्रोश का आलम यह है कि जहानाबाद सकूराबाद सड़क मार्ग घंटों जाम रहा। परिजनों के आक्रोश को देख चिकित्सक व उसके सहकर्मी क्लिनिक छोड़ भाग खड़े हुए। सड़क जाम कर रहे लोगों का आरोप है कि सकूराबाद निवासी पार्वती देवी का 15 दिन पहले हाथ टूट गया था। आज उसी हाथ में पुनः दर्द होने पर निजी चिकित्सक के पास गई थी, जहां झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देते ही महिला की तबीयत खराब होने लगी और उसकी बाद में मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की छानबीन में जुट गई है। अच्छा यही कार्ड है जी, यही कार्ड है। क्या हुआ है? हाथ टूट गया था, यहाँ प्लास्टर हुआ था मगध फ्रैक्चर क्लिनिक में। कितना दिन पहले हो गया? 15 दिन पहले हुआ था। पहले 8 दिन के पहले
कच्चा प्लास्टर हुआ था। अच्छा। 8 दिन पर पक्का हुआ। हाँ। उसके बाद रात में कुछ दर्द हुआ हाथ में, हाँ। लेकर के आए दिखाने के लिए। हाँ। अब पता नहीं ये कौन सा सुई दिया, क्या किया, एक बैग खत्म हो गई। अच्छा, इनका क्या नाम है? पार्वती देवी। अच्छा, कितना उम्र है? उम्र 60 बरस है। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित नोटरी भवन कार्यालय परिसर में अतिक्रमणकारियों पर चला जिला प्रशासन का डंडा। आखिरकार देर से ही सही लेकिन सही समय पर जिला प्रशासन की निद्रा खुली और नगर थाना क्षेत्र के नोटरी कार्यालय परिसर में वर्षों से जमे अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का डंडा चल ही गया। सीईओ के नेतृत्व में नोटरी कार्यालय परिसर में बसे दुकानदारों को बलपूर्वक हटा दिया गया। अतिक्रमण अभियान के तहत कई झोपड़ियां नुमा दुकान को ध्वस्त किया गया। अनुमंडल कार्यालय के निकट बनाए गए नोटरी कार्यालय परिसर में स्टाम्प विक्रेता एवं छोटे मोटे दुकानदारों द्वारा झोपड़ी और गुमटी लगा दिए जाने के कारण अतिक्रमण का शिकार हुए नोटरी कार्यालय से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दुकानदारों को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो डीएम नवीन कुमार के निर्देश पर सीईओ की अगुवाई में पहुंचे टीम द्वारा सभी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस संबंध में सीईओ ने बताया कि अनुमंडल कार्यालय के निकट बने इस नोटरी भवन परिसर में सरकारी भवन बनाया जाना है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। जमीन जिला परिषद की है और बिहार से जानकारी है। अवैध रूप से लोग अतिक्रमण किए हुए थे। कई बार नोटिस करने के बाद, सूचना देने के बाद भी लोग नहीं हटा रहे थे। बाद होकर को हम लोगों को हटाना पड़ रहा है और हटाने के बाद जो भी हटाने का खर्च होगा इनसे वसूल करेंगे और पुनः अतिक्रमण करेंगे तो एफआईआर भी करेंगे। जमीन जिला परिषद की है और बिहार सरकार की जमीन नहीं है। तो क्या आगे यहाँ पे और कुछ बनना है क्या प्रशासन? यहाँ पर संभवतः जो है कुछ बिल्डिंग बनना है, सरकारी कंस्ट्रक्शन होनी। इसके पहले नोटिस की जा चुकी थी? 2 नोटिस किया चुका है। लास्ट में 3rd नोटिस किया गया है। 3 नोटिस किया गया लोग को। नियमता 2 नोटिस किया था, उसमें चेतावनी दाखिल किया गया है। बात होकर हम लोग जो इसके बावजूद भी लोग अतिक्रमण करते हैं तो फिर? नहीं हटा रहे हैं। देख रहे हैं ना, हटा ही लिए होते हैं तो हम लोग हटाना नहीं पड़ता। फिर लगाते हैं अतिक्रमण करते हैं तो उसके बाद? मेरा दावा है, मेरा वादा है, दोबारा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लगाएंगे तो फायर होगा, केस होगा, जेल जाएंगे लोग, फिर हटेगा। जहानाबाद के परसबीघा थाना के अंतर्गत दयाली बीघा गांव में 30 वर्षीय राजकुमार राम की सांप काटने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि दयाली बीघा निवासी राजकुमार राम रोज की तरह खा पीकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। सुबह हुई तो देर तक जब नहीं जागे तो लोगों ने जाकर जब जगाया तो देखा कि राजकुमार राम की मौत हो चुकी है। उनके मुंह से काफी फेन निकल रहा था। आनन फानन में राजकुमार राम को जहानाबाद सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि देखने से प्रतीत हो रहा है कि रात्रि में सोए अवस्था में कोई जहरीला सांप काट लिया, जिससे कि राजकुमार राम की मौत हो गई। परसबीघा थाना की पुलिस को इसके बारे में सूचना हुई तो परसबीघा थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का सही कारण क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मामला है, वहाँ जाने के बाद उनके परिजन लोग का यही कहना था, जो रात में सोए हुए थे खटिया पर अपने घर में अकेले, और लगता है जो सांप उसका काट लिया है। और उसी से जब 3 बजे शाम रात में जब हम लोग उठ के देखे तो देखे जिनके मुंह से झाग निकल रहा था और नाक से भी झाग निकल रहा था। इससे स्पष्ट होता है यही कि सांप काट लिया है। आप लोग को क्या सूचना मिली? हम लोग को सूचना मिली जो एक आदमी को सांप काट लिया है और वो मर गया। कौन गांव का मामला है? दयाली बीघा। जहानाबाद जिले के सिकरिया ग्राम के प्रभात कुमार ने आज के ज्वलंत मुद्दा, जिस पर किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं,
यह किसान विधेयक बिल क्या है, सरकार इस पर क्या सोचती है और यह किसानों के हित में कितना फायदेमंद है, इस पर क्या उनका कहना है। साथियों नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे कृषि विधेयक 2020 पर चर्चा करूंगा। देश में आज बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना से में सरकार की विफलता, बेरोजगारी, लेकिन आज सबसे जो जरूरी और अहम मुद्दा है वो है कृषि विधेयक 2020। चूँकि इस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हो रहा है, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए पूरे देश में आज यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कृषि विधेयक 2020 है क्या। तो हम कृषि विधेयक 2020 के तीनों अध्यादेशों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जिस मुद्दे पर किसान आक्रोशित हैं वो मुद्दा है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हम ये जानेंगे कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, MSP होता क्या है और इसे कौन लागू करता है और इसे किसानों को क्या फ़ायदा है और इसे आम लोगों को क्या फ़ायदा है। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं MSP है क्या। चूँकि इसी MSP की मांग को लेकर के किसान आज सड़कों पर हैं और उनकी पहली मांग यही है कि इससे छेड़छाड़ न की जाए। तो MSP है क्या? सरकार कुछ फसलों के दाम तय करती है, वो दाम कीमत तय करती है जिससे वो किसानों से खरीद सकती है। तो यह मूल्य जो सरकार तय करती है पूरे देश के किसानों पर लागू होती है और खास फसल के लिए। तो जानिए इसे लागू कौन करता है और कैसे लागू करता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। इसे निर्धारण करने के लिए कुछ मापदंड हैं जिसके आधार पर वो इसका हिसाब किताब बैठाकर इसे तय करता है। वर्ष 2019 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP के निर्धारण में लागत, मांग, आपूर्ति की स्थिति, मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रुख, अलग अलग लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के आधार पर किसी भी फसल का मूल्य निर्धारण करती है, MSP निर्धारण करती है। MSP के निर्धारण के लिए CACP कृषि में लागत को 3 भागों में बांटती है, A2 प्लस FL और C2। A2 में फसल के उत्पादन के लिए किसानों द्वारा किए गए सभी प्रकार के खर्च, नकदी, बीज, खाद, ईंधन, सिंचाई इत्यादि पर किसान खर्च करते हैं, वो A2 में काउंट किए जाते हैं। A2 प्लस FL में नगद खर्च के साथ पारिवारिक श्रम यानी किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है। C2 में कृषि के व्यवसायिक मॉडल को अपनाया जाता है। इसमें कुल नगद लागत किसान का पारिवारिक पारिश्रमिक के साथ साथ कृषि भूमि का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज को भी शामिल किया जाता है। फिलहाल अभी MSP निर्धारण में C2 प्लस FL को लागू किया जा रहा है, लेकिन 2004 में गठित स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने C2 मॉडल को MSP का आधार बनाने की सिफारिश की थी। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही MSP के मुद्दे पर क्यों आंदोलनरत हैं। तो कृषि उत्पाद बाजार समितियां जो हैं वो MSP के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी भूमिका निभाती हैं और ये समितियां सबसे ज़्यादा प्रभावी हरियाणा और पंजाब में ही हैं। तो इसलिए पूरे देश के किसानों के 90% किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हैं जो MSP का लाभ उठा पाते हैं। यही कारण है कि MSP के मुद्दे पर, MSP के छीने जाने के खतरे पर सबसे ज़्यादा गुस्से में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्योंकि उन्हें इस विधेयक से यह डर है
कि वो कृषि उत्पाद बाजार समितियों को ख़त्म कर देगी और उससे उनके लगने वाली मंडियों को ख़त्म कर देगी, जिससे उन्हें एमएसपी का लाभ आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है और एमएसपी को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको मालूम हो कि बिहार में कृषि उत्पाद बाजार समितियों को वर्ष 2006 में ही ख़त्म कर दिया गया था और इसलिए यहाँ एमएसपी लागू करने के लिए कोई मजबूत समिति, मजबूत मंडी नहीं है बाजार में उपलब्ध। किसानों को यहाँ एमएसपी का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बिहार के किसान एमएसपी के फायदों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि एमएसपी का लाभ कैसे उठाएं और कहां से उठाएं। साथियों, एमएसपी के बारे में आज बस इतना ही और अगले वीडियो में हम आपको नए जो 3 विधेयक लाए गए हैं, कृषि विधेयक 2020, इससे एमएसपी और कृषि उत्पाद बाजार समितियों को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे और आखिर किसान क्यों भयभीत हैं उन 3 विधेयकों से, क्यों किसानों के लिए वो काला कानून बनने जा रहा है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।